है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम गोंडवाना रियासत के बारे में पढ़ेंगे। ये MPPSC मेंस के पेपर फर्स्ट के पार्ट ए के यूनिट 5 में है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसको हम 5 चरणों में पढ़ेंगे। तो पहला चरण होगा, देखिए, स्रोत के बारे में। दूसरा क्षेत्र विस्तार। तीसरा स्थापना। चौथा राजधानियाँ। और 5वां प्रमुख शासक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड में। तो देखिए स्रोत। तो स्रोतों में पहला स्रोत है रामनगर का संस्कृत अभिलेख। दोस्तों इसकी रचना जो करवाई थी राजा हृदय शाह ने करवाई थी। कब करवाई थी? तो ये करवाई थी 1667 ईस्वी में। और इसमें उल्लेख मिलता है गोंडवाना रियासत के 54 शासकों के बारे में। कहाँ से कहाँ तक? तो जो इसके संस्थापक थे यादव राय से ये मिलती है हृदय शाह तक की जानकारी इसमें मिलती है। और यदि हम बात करें अगले स्रोत की तो वो है गणेश नृप वर्णनम। यह भी एक संस्कृत अभिलेख है जिसका अर्थ ही होता है गढ़ के राजाओं का वर्णन। और यदि हम तीसरे स्रोत की बात करें तो उसमें आता है आईने अकबरी। इसके बारे में तो आप सब पहले से ही परिचित होंगे कि आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है, जिसमें महारानी दुर्गावती और राजा जाटव का उल्लेख मिलता है। ये ही दो गौड़ शासकों के बारे में इसमें प्रमुखता से जानकारी मिलती है। दोस्तों ये है मैप। ये एक म्यूजियम का मैप है जो मैं आपके लिए लाया हूँ और ये गोंडवाना शासकों के बारे में उल्लेख करता। तो देखिए इसमें लिखा भी है गढ़ा कटंगा का गोंड राज्य। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है ये आपको क्षेत्र विस्तार को समझाने के लिए लाया गया है। तो देखिए ये अपना मध्य प्रदेश वाला एरिया है। ये पूरा मध्य प्रदेश वाला एरिया है। यहाँ से महाराष्ट्र लगता है और ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ कहाँ पर फैला है? देखिए ये पूरा भाग, ये देखिए ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, फिर ये यहाँ से ये छत्तीसगढ़ में चला गया ये वाला भाग, और ये यहाँ से महाराष्ट्र शुरू होगा। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र 3 राज्यों में फैली हुई ये रियासत थी। ठीक है, और अच्छे से देखते हैं एक अगले मैप में। तो ये देखिए ये 1242 ईस्वी का मैप है और इसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाले एरिए में जिनका फैलाव था इस रियासत का उसके बारे में है। तो ये सभी मैप आपको, ये पूरी PDF आपको हमारे इंस्टाग्राम पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और चैनल में यदि नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। तो ये देखिए ये भी एक मैप है। तीनों जो मैप अभी तक 2 हमने दिखा चुके हैं, एक ये आपकी स्क्रीन पर है। ये तीनों ही अलग अलग कालखंड के हैं लेकिन ये क्षेत्र विस्तार को समझाते हैं। और खासकर जो ये सेंट्रल भाग है आप ये देखेंगे ये क्षेत्र हमेशा रहा है। इसके बाद क्या हुआ है कि जो यदि शासक शक्तिशाली आया है तो उसने अपना क्षेत्र विस्तार थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लिया है, और थोड़ा सा कमज़ोर हुए तो क्षेत्र सिकुड़ गया। पर जब तक ये रियासत रही तब तक लगभग ये क्षेत्र हमेशा इनके शासन के अंतर्गत आता रहा। और देखिए यदि हम इसमें पूर्वी भाग देखें तो सिंगरौली है, अनूपपुर है, डिडोरी, ये इसके पूर्वी एरिया हैं। यदि पश्चिमी सीमा को देखें तो हरदा है, रायसेन है, ये इसकी पश्चिमी सीमा को दर्शाते हैं। दक्षिणी सीमा की बात करें तो बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल जैसे जिले बताते हैं कि ये इसकी दक्षिणी सीमा थी। चलते हैं अगली स्लाइड में।
तो अब आता है स्थापना। तो दोस्तों जो इसकी स्थापना की थी वो की थी यादव राय, यादव राय नामक शासक ने की थी। कब की थी? तो ये 664 ईस्वी में की थी और राजधानी क्या थी? गढ़ा। तो दोस्तों किसी भी साम्राज्य में स्थापना के बारे में 3 ही बातें प्रमुख होती हैं। कब? तो 664 ईस्वी। किसने? तो यादव राय ने। और राजधानी तो गढ़ा। ठीक है दोस्तों, चलें अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड है ये राजधानियों के बारे में बताती है कि गोंडवाना जो साम्राज्य है इसमें बार बार जो राजधानियां परिवर्तित हुई, इसमें कब कौन सी राजधानी रही। तो देखिए इसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो गढ़ा थी। गढ़ा का अर्थ है जो जबलपुर में मदन महल है वह, वो उसको गढ़ा कहते थे। उसके बाद 1513 में जो राजा संग्राम शाह थे वो राजधानी परिवर्तित करके चौरागढ़ ले आए। इसके बाद संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह राजधानी को पुनः परिवर्तित करते हैं और सिंगौरगढ़ ले आते हैं। सिंगौरगढ़ के बाद जब रानी दुर्गावती शासन संभालती हैं तो ये पुनः गढ़ा राजधानी ले जाती हैं। इसके बाद चंद्र शाह जब शासन करते हैं तो ये राजधानी जो होती है वो मंडला स्थानांतरित कर लेते हैं और अंतिम राजधानी जो इस गोंडवाना रियासत की होती है वो होती है रामगढ़। ठीक है दोस्तों, चले तो अगली स्लाइड में। ये देखिए अब आ चुके हैं हमारे प्रमुख शासकों के बारे में। तो पहले मैं इनको आपको पूरी वंशावली समझा देता हूँ। इसके बाद जो इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रमुख शासकों में देखिए किसी भी शासन का प्रमुख शासक वही होता है जो पहला प्रमुख शासक वही होता है जो उसकी स्थापना करता है। तो इसमें जो संस्थापक हैं यादव राय हैं, हमने स्थापना जब पढ़ा तब देखा इसको। और इसके बाद आते हैं महाराजा संग्राम शाह। संग्राम शाह मडावी, मडावी की उपाधि थी इनकी। और इनके बाद शासक बनते हैं इनके पुत्र दलपत शाह। और दलपत शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो वीर नारायण को शासक घोषित किया जाता है, मगर ये अल्प आयु के थे, उस समय कुल 5 वर्ष के थे। तो रानी दुर्गावती जो होती है इनके संरक्षिका के रूप में शासन करती हैं। और फिर आप सबको पता है कि अबुल जो मुगल बादशाह अकबर है, जब वो आसफ खान के माध्यम से गोंडवाना रियासत को जीत लेते हैं तो चंद्र शाह उनसे अनुनय विनय करके शासन में मात्र 52 गढ़ों में से 10 गढ़ उनसे प्राप्त कर लेते हैं और वहां पर अकबर के अधीन रहते हुए शासन करते हैं। उसके बाद मधुकर शाह हैं जो चंद्र शाह की हत्या करके शासक बनते हैं और ये आगे क्रम चलता है। शिवराज शाह, दुर्ग शाह, निजाम शाह और अंतिम आते हैं नरहरि शाह। नरहरि शाह ये अंतिम शासक हैं जिनको मराठा पराजित करके गोंडवाना रियासत पर मराठों का कब्जा हो जाता है। दोस्तों होता क्या है कि जब आसफ खान गोंडवाना रियासत को जीत लेता है तो गोंडवाना रियासत के बाद जब चंद्र शाह को गद्दी मिलती है तो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। तो इसमें कुछ गोंडवाना सरदारों का जो संग्राम शाह के अंतर्गत आते थे, उनके अधीन होते थे, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। उन्हीं में 2 प्रमुख आते हैं, एक देवगढ़ के राजा जाटव और मकरंद शाह। मकरंद शाह लगभग हरदा के आसपास के क्षेत्र के थे। तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। और साथ ही साथ में ये 2 महत्वपूर्ण हैं, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। ये भी जो है चंद्र शाह की 11वीं पीढ़ी के वंशज हैं और ये 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। तो दोस्तों जब हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति में गोंड रियासत का योगदान, तो इसमें हम शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये दोनों पिता पुत्र हैं,
इनके योगदान को पढ़ेंगे। तो अब इसमें दोस्तों हम सभी शासकों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी है उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी के बारे में आपको बस ये याद रखना है कि गोंडवाना रियासत के शासक हो सकता है 3 मार्कर में आए, वैसे भी इसकी संभावना बहुत कम है। 2-4 आएंगे तो उनको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो देखिए ये हमारी अगली स्लाइड, और इसमें दिया हुआ है संग्राम शाह मडावी। संग्राम शाह मडावी कब शासक बनते हैं? तो इसका आंसर है 1491 में, और रहते कब तक हैं? तो 1543 तक ये शासक रहते हैं, और ये गोंडवाना रियासत के सबसे प्रतापी शासक हैं। इनकी 2 राजधानियां रही। प्रारंभिक राजधानी मदन महल अर्थात गढ़ा, ये जबलपुर पास थी, जो 1491 से 1513 तक इनकी राजधानी रहती है। इसके बाद ये राजधानी परिवर्तित करते हैं और अपनी राजधानी चौरागढ़ ले आते हैं। दोस्तों इनका मूल नाम था अम्हण दास था। यह क्वेश्चन व्यापम में आ चुका है कि अम्हण दास किस शासक का नाम था व्यापम, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो 3 मार्कर में आपको संग्राम शाह न लिखकर अम्हण दास लिख दें और आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसको ध्यान रखें। इनकी उपाधियों के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख उपाधियां थी पुलस्त्य वंशी की उपाधि की जो जानकारी मिलती है इन्हीं के द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों से मिलती है। दोस्तों ये स्वर्ण सिक्के जारी कर रहे हैं, मतलब ये बहुत ही प्रतापी शासक थे और बहुत ही इनका शासन समृद्ध था, क्योंकि कोई ऐसा शासक जो कमज़ोर हो वो स्वर्ण सिक्के जारी नहीं कर सकता। इसके अलावा शाह की एक इनकी उपाधि थी शाह की, जो इनको देता है इब्राहिम लोधी। दोस्तों यदि हम इनके कालक्रम को जब गौर से देखते तो हम पाते हैं कि इनका कालक्रम है ये लोधी वंश से और यहाँ पर मुगल वंश तक चलता है। तो इसी कालक्रम में ये इब्राहिम लोधी से एक संधि करते हैं, उसी समय पर शाह की उपाधि दी जाती है। और एक है 52 गढ़ाधिपति। यह उपाधि धारण कब करते हैं? जब ये 52 गढ़ों की स्थापना करते हैं। ठीक है दोस्तों, चले आगे। तो इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो पहली उपलब्धि है साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार के बारे में देखें तो ये पहला काम इन्होंने 26 वर्षों तक ये अपने राज्य से बाहर रहकर युद्ध करते हैं और साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसके बाद ये 52 गढ़ों की स्थापना करते हैं। ये देखिए 52 गढ़ों की स्थापना करते हैं ताकि शासन को सुदृढ़ बनाया जा सके। इसके बाद देखिए जो इनके 52 गढ़ स्थापित हुए, इनमें प्रमुख गढ़ों के बारे में हम देख लें तो पहला गढ़ है मदन महल जो कि है जिसको गढ़ा कहते हैं, ये जबलपुर में स्थित है। ठीक है। अगला है चौरागढ़, जिसको दोस्तों चौरागढ़ को के जो किला है उसको चौगान का किला भी कहते हैं। ये नरसिंहपुर में है चौगान का किला। तो आपसे 3 मार्कर में आ सकता है, चौरागढ़ ना आकर आ गया चौगान का किला, तो इसको ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर किलों के नाम उन्हीं के स्थान के नाम पर है, पर कुछ नाम अलग है, जैसे मदन महल, गढ़ा और मदन महल ये अलग है, चौरागढ़ और चौगान का किला ये अलग है, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसके अलावा देखिए बैरागढ़ कहाँ पर है? भोपाल में है। गढ़मंडला रामनगर का किला, धमोनीगढ़ ये सागर में है, यहाँ धमोनी उर्स भी लगता है। राहतगढ़ यहाँ पर वो भी है एक झरना प्रपात जिसको कहेंगे। और ये है गढ़ाकोटा कहाँ पर है? सागर में है। तो दोस्तों इसमें 3 गढ़ आए, एक गढ़ा, पहला है गढ़ा, दूसरा है गढ़मंडला और तीसरा है गढ़ाकोटा।
ये तीनों इसलिए आपको लिखे गए हैं ताकि आप इनसे कंफ्यूज ना हो, कि आप गढ़ा को गढ़मंडला या गढ़ाकोटा समझकर कंफ्यूज ना हो। इसके बाद एक प्रमुख जो गढ़ था इनका वो था सिंगौरगढ़, जो कि दमोह में है। बटियागढ़ भी दमोह में। बटियागढ़ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का एक उल्लेख जो अभिलेख है यहाँ से प्राप्त होता है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। और बाकी के गढ़ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर यदि आप लोग कहेंगे तो मैं PDF के साथ बाकी के गढ़ों की लिस्ट भी आपको दे दूंगा, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। अब बात करें अगली उपलब्धि के बारे में, तो इन्होंने क्या किया कि इब्राहिम लोधी के साथ सुरक्षा और शांति की एक संधि की थी, ताकि इब्राहिम लोधी इनके शासन पर हमला ना करें और इनका शासन सुरक्षित रहे। इसके अलावा वैवाहिक संबंध की बात करें तो ये अपने ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह का विवाह किससे करते हैं? चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दुर्गावती से विवाह हो जाता है दलपत शाह का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना, क्योंकि इसके पूर्व किसी भी राजपूत शासक की, किसी भी गौड़ शासक के यहाँ कोई भी विवाह स्थापित नहीं हुआ था। ये केवल संग्राम शाह का प्रभाव था, जो इन्होंने इतनी व्यापक छवि अपनी बनाकर रखी थी कि यह विवाह संपन्न हुआ। इसके अलावा देखेंगे स्वर्ण सिक्के चलाए, तो स्वर्ण सिक्के उनके समृद्धि का, शासन की समृद्धि का प्रतीक होता है। यदि कोई शासक स्वर्ण सिक्के जो चला रहा है, तो आप देखेंगे कि उसका शासन बहुत ही विशाल होगा प्लस समृद्ध होगा। जब वहाँ पर लोग इतने समृद्ध हैं कि वो सोने के रूप में कर दे रहे हैं, तब तो स्वर्ण सिक्के चलाए जा रहे हैं। अगली बात करें तो अगले शासक आते हैं दलपत शाह। ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके शासनकाल में कुछ खास हो नहीं पाता है। बस ये जान लीजिए कि ये संग्राम शाह के पुत्र थे और इनकी राजधानी जो थी सिंगौरगढ़ थी। अपनी राजधानी परिवर्तित करके कहाँ लाते हैं? सिंगौरगढ़। बात करें यदि आगे तो रानी दुर्गावती के बारे में, ये यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण शासिका। तो इनका जन्म जो होता है 5 अक्टूबर 1524 को कहाँ पर? कलिंजर दुर्ग में। किस दिन होता है? दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी के दिन इनका जन्म होने के कारण माँ दुर्गा के नाम पर इनका नाम दुर्गावती रखा जाता है। इनके पिता चंदेल राजा थे, जिनका नाम कीर्तिपाल या कीर्तिवर्मन इनके पिता का उल्लेख मिलता है। आगे चलें तो इनका विवाह जो हुआ था 1542 में हुआ दलपत शाह के साथ। ठीक है, और घटनाएं देखते हैं इनके जीवन काल की। तो एक प्रमुख घटना है 1545 में 2 घटनाएं घटित होती हैं। पहली, इनके जो पुत्र हैं वीर नारायण, उनका जन्म होता है, और दूसरी संग्राम शाह की मृत्यु हो जाती है। और 1550 में क्या होता है? 1550 में दलपत शाह अर्थात इनके पति की भी मृत्यु हो जाती है, और फिर ये 1550 में शासिका के रूप में, संरक्षिका के रूप में शासन संभालती हैं। अब इनके द्वारा जो युद्ध लड़े गए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला था अफगान सरदारों के साथ युद्ध। तो अफगान सरदार एक जो गोंडवाना रियासत है, इसको कमज़ोर रियासत समझकर कि इसमें मात्र एक महिला बची हुई है, महिला शासन कर रही है, तो इस नियत से इस पर हमला करते हैं। परंतु रानी दुर्गावती और इनके जो सेनापति हैं आधार से अपनी कुशल रणनीति और युद्ध कौशल से न केवल अफगान सरदारों को परास्त करते, बल्कि उनको अपनी सेना में भी सम्मिलित कर लेते हैं, जिससे गोंडवाना रियासत की सैन्य क्षमता में वृद्धि होती है।
इसके अलावा बाज बहादुर मालवा का शासक था और गोंडवाना रियासत की जो सीमाएं थी वो मालवा से टच करती थी। तो बाज बहादुर इस एक स्त्री शासिका को कमजोर समझकर आक्रमण कर देता है कि वह विजित हो जाएगा और गोंडवाना रियासत को अपने साम्राज्य में मिला लेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। महारानी दुर्गावती इन्हें बाज बहादुर को परास्त कर देती हैं। पर होता क्या है कि 1564 में जब 1562 में मालवा पर मुगलों का कब्जा हो जाता है और ऊपर अर्थात गोंडवाना रियासत के उत्तर की साइड, उत्तर दिशा में भी जो रीवा राज्य है, इस पर भी मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार जो गोंडवाना रियासत है पूरी तरह मुगलों से घिर जाती है और फिर आसफ खान 1564 में गोंडवाना रियासत पर हमला कर देता है। परंतु होता क्या है कि महारानी जो दुर्गावती हो काफ़ी युद्ध कौशल में परिपूर्ण है। वे बचपन से ही युद्ध की जो रणनीतियां उनको सीखती समझती रहती हैं। तो वो पहली बार जो आसफ खान का आक्रमण है उसको विफल कर देती हैं और उसको पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। परंतु आसफ खान दोबारा युद्ध के लिए आता है और नराई नाला का युद्ध, जो कि एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नराई नाला का प्रश्न बन सकता है 5 मार्कर में या 3 मार्कर में कि नराई नाला पर टिप्पणी लिखिए। तो होता क्या कि रानी दुर्गावती जब आसफ खान पुनः युद्ध के लिए आता है तो नराई नाला नामक स्थान पर, जो कि नर्मदा नदी और गौर नदी के मध्य में स्थित है, वहाँ पर युद्ध के लिए तैयार होती हैं। और क्योंकि यह संकीर्ण क्षेत्र है तो ये अपनी सेना को क्या करती हैं कि कुछ सेना को पहाड़ियों के बीच में छुपा देती हैं और युद्ध करती हैं, जिससे वो अचानक हमला करते हैं। परंतु एक तीर रानी दुर्गावती पर आकर लगता है, जिससे वो घायल हो जाती हैं और वे समझ जाते हैं कि अब उनका जीवन ज़्यादा लंबा नहीं है, तो शत्रु के हाथ में ना आते हुए अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर लेती हैं। इस प्रकार एक वीरांगना वीर गति को प्राप्त कर जाती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार रानी दुर्गावती का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं आगे। तो इसके बाद आता है चौरागढ़ का जौहर। तो होता क्या है कि जब रानी दुर्गावती पराजित हो जाती हैं तो उसी युद्ध में जो इनके पुत्र हैं वीर नारायण, के पहले ही बहुत घायल हो जाते हैं, जिसके कारण रानी दुर्गावती इनको सुरक्षित रखने के लिए चौरागढ़ के किले पर भेज देती हैं। पर जब वो हार जाती हैं तो आसफ खान का पीछा करते करते चौरागढ़ आता है और उस आक्रमण करता है, जिसके कारण यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वे सब जौहर कर लेती है, अर्थात अग्निकुंड में स्वयं कूदकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि चौरागढ़ का जौहर, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए 3 मार्कर में आ सकता है। ठीक है, चले अब अगले शासक चंद्र शाह के बारे में हमें ज़्यादा नहीं समझना है, हम सीधे मधुकर शाह में आएंगे। तो मधुकर शाह में याद रखिए कि ये 1576 में चंद्र शाह की हत्या करते हैं चंद्र शाह की और शासक बनते हैं। इनकी जो राजधानी होती है वो होती है मंडला और ये पीतल का सिक्का प्रचलित करते हैं। दोस्तों यदि ये पीतल का मतलब आप समझ जाइए कि रानी दुर्गावती और संग्राम शाह इनके शासनकाल में स्वर्ण सिक्के चलाए गए, पर इनके काल में मधुकर शाह जब आते हैं तो ये पीतल का सिक्का चलाते हैं, जिसका सीधा सीधा सा अर्थ है कि ये एक कमज़ोर शासन है और समृद्धि यहाँ पर बहुत ही कम हो चुकी है। अब देखिए जो ये सिक्का है 1664 संवत का है। दोस्तों अभी तक जो मैंने सन यूज किए वो ईस्वी थे, ये संवत है, अर्थात जो ईस्वी से ये कितने वर्ष 58 वर्ष आगे। जो संवत और ईस्वी में जो
अंतर होता, वैसे भी आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। तो इस सिक्के की प्रमुखता मतलब विशेषता क्या है, तो देखिए इसमें दो लिपियों में जो लिखा गया है, पहली लिपि है देवनागरी लिपि, दूसरी लिपि है फारसी लिपि। तो देवनागरी लिपि में उल्लेख मिलता है श्री कृष्ण श्री मधुकर शाह, मतलब इनका नाम जो मिलता है कौन सा, श्री कृष्ण श्री मधुकर शाह। एक और शब्द ये लिखवाते हैं गढ़ागढ़। इसके अलावा फारसी लिपि जो मिलती है, फारसी लिपि में ये लिखवाते हैं मधुकर शाह। फारसी लिपि में क्या लिखवाते हैं, मधुकर शाह। तो यदि पीतल के चौकोर सिक्के, ये आता है कि किस किस सिक्कों में दो लिपियां मिलती हैं, तो ये आपको समझ जाना है। अंग्रेज शासक की बात करें तो राजा जाटो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोई खास नहीं है, केवल नरहरि शाह के बारे में आप इतना याद रखिएगा कि 1781 में मराठा नरहरि शाह को पराजित करके इस पूरी गोंडवाना रियासत पर कब्जा कर लेते हैं। देखिए अब बात करते हैं राजा जाटों के बारे में। ये क्या होता है कि जब चंद्र शाह का शासन होता है तो उस समय गौड़ शासन बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और कुछ छोटे सरदारों का उदय होता है। तो उन्हीं में से एक थे देवगढ़ के राजा जाटो, जो 1570 से 1620 लगभग 30 वर्षों तक शासन करते। तो इनके प्रमुख कार्यों में देखें तो पहला सबसे प्रमुख कार्य है देवगढ़ के किले का निर्माण। ये व्यापम का क्वेश्चन भी है कि देवगढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया, तो इसमें आता है राजा जाटव का। इनकी जो सिक्के होते हैं उनमें उपाधि मिलती है महाराजा की, ये महाराजा की उपाधि धारण करते हैं। इसके अलावा इनका उल्लेख जो मिलता है आईने अकबरी में मिलता है। आईने अकबरी पहले ही बताया था, ये अबुल फजल की रचना है। तो इसमें क्या होता है कि खेरला, इसमें बताते हैं कि खेरला के पूर्व, खेरला अर्थात बैतूल से पूर्व दिशा में स्थित है इनका राज्य। तो वहाँ एक जमींदार रहता है, इनको जमींदार कहा जाता है। इनके पास 2000 अश्व सैनिक, 5000 पैदल सैनिक और 100 से अधिक हाथी थे। तो इतनी बड़ी इनकी एक सेना थी। इसके अलावा जहांगीर की जो आत्मकथा है उसमें जाटों को जानव कहकर एक बड़ा जमींदार बताया गया। तो कहाँ कहाँ इनका उल्लेख मिल रहा है, आईने अकबरी में और जहांगीर की आत्मकथा में। ठीक है दोस्तों, चलें आगे। तो ये है राजा मकरंद शाह। इनका सबसे प्रमुख कार्य क्या है, मकड़ाई के किले का निर्माण। जो हरदा जिले में है मकड़ाई रियासत, वो मकरंद शाह की है और ये वहाँ पर एक समृद्ध मकड़ाई के किले का निर्माण करते हैं। क्योंकि इनका मराठों से संघर्ष चलता है और वहाँ पर जो मराठे पिंडारियों का हमला करवाते हैं, तो पिंडारियों के हमले से सुरक्षित रखने के लिए अपने साम्राज्य को ये मकड़ाई के किले का निर्माण कराते हैं। और दूसरी उपलब्धि के बारे में बात करें तो ये मराठों से संघर्ष करके 50 गांवों का एकीकरण करते हैं और अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं। आप देखेंगे कि मराठे कितने सशक्त थे उस समय पर, फिर भी ये उनसे संघर्ष करते रहते हैं। तो ये इनके कौशल को बताता है कि कितना एक समृद्धशाली शासक था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चलें आगे। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में। ये दोनों गौड़ शासक हैं जो चंद्र शाह की 11वीं पीढ़ी के शासक हैं और ये 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न इस प्रकार आएगा कि गोंडवाना रियासत का 1857 की क्रांति में योगदान समझाइए। तो इसमें हम यही लिखेंगे शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में। तो होता क्या है, आइए देखते हैं कि अंग्रेजों की हड़प नीति के विरोध में ये 1857 की क्रांति में भाग लेते हैं। और दोस्तों ये एक सभा बुलाते हैं अपने आसपास के क्षेत्रीय राजाओं और जमींदारों की, जिसमें महारानी जो अवंती बाई लोधी हैं वो भी सम्मिलित होती हैं
और ये सरदारों को एक पत्र भेजते हैं जिसके साथ कुछ चूड़ियाँ भेजते हैं कि या तो आप 1857 की क्रांति में भाग लीजिए या फिर चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाइए। मतलब एक प्रकार से उनको लज्जित करने का कार्य करते हैं। और ये क्षेत्रीय जमींदारों के सहयोग से अंग्रेजों की जो छावनी होती है, उस पर हमला करने की योजना बनाते हैं। परंतु एक शख्स है गिरधारी दास, यह शख्स क्या करता है, इनके साथ विश्वासघात करता है और पूर्ण योजना जो है अंग्रेजों को बता देता है, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और विप्लव भड़काने अर्थात विप्लव का अर्थ होता है विद्रोह भड़काने के अपराध में इन्हें तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया जाता है। सोचिए कितनी विभत्स घटना है कि किसी शख्स को तोप के मुंह में बांधकर फिर उसका फायर किया जाता है तो उस शख्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कितनी भयानक सजा थी। और ये 1857 की क्रांति में उस तोप के गोले से उड़कर भी अपने को अमर कर लेते हैं। आज संपूर्ण देशवासियों में के हृदय में इनका सम्मान है। दोस्तों, इस प्रकार गोंडवाना रियासत हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि यह PDF जो अभी हमने आपको पढ़ाई, इसके साथ में एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के रूप में भी हम आपको PDF इस गोंडवाना रियासत की वहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।